So today we will be reading our next right, that is the last right but not the least. ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी हम संवैधानिक उपचार जो हमारा राइट है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ये हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है ना, 6 फंडामेंटल है, उसमें ये आखिरी राइट बचता है। ठीक है, इससे पहले एक राइट आता है, दैट इज़ द राइट टू प्रॉपर्टी, दैट यू ऑलरेडी नो कि जो हमारा जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो ऑलरेडी रिमूव कर दिया गया है, नाउ इट इज़ अ लीगल राइट। ठीक है, तो वो जो है अंडर आर्टिकल 300A के अंदर रख दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं संवैधानिक उपचार के बारे में, यानी कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज़ के बारे में। ये हमारा लास्ट आर्टिकल बचता है और राइट भी है। ठीक है, राइट भी है। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं वीडियो को बिना समय गवाए। हम पढ़ रहे हैं NCERT क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 2 और ये पार्ट रहने वाला है 6। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं वीडियो को बिना समय गवाए। मगर अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है देन डू हिट द सब्सक्राइब बटन, डू नॉट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एज वेल। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं वीडियो को। आई वेलकम यू ऑल टू द चैनल। आई एम योर फ्रेंड अरुण शामू। Now you have read in this particular chapter in the class 11 and NCERT। ठीक है, तो इसमें हमने जो है ना इस पर्टिकुलर चैप्टर में जो है ना काफ़ी सारे राइट्स हमने पढ़ लिए हैं, दैट इज़ द राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी एंड राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन और कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। तो ये सारे राइट्स हमने पढ़ लिए हैं। नाउ यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ नॉलेज रिगार्डिंग राइट्स। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स के बारे में आपको काफ़ी सारी जानकारी है अब तो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये तो पता रहना चाहिए कि हमारे पास ये सारे फंडामेंटल राइट्स हैं, बट विदाउट हैविंग रेमेडीज़। अगर मानकर चलिए इन केस हम देखते हैं कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका वायलेशन होता है, देन व्हाट वी विल डू। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि व्हाट आर दी प्रोविजंस वी हैव। ठीक है, जिसके तहत हम अपने जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको सिक्योर कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स थे, यानी हम कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क्स, और हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान निर्माता जो थे, उन्होंने इस बात का बेहद ही अहम तरीके से ध्यान रखा है। ठीक है, और इसलिए उन्होंने फिर एक आर्टिकल जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनमें ही एक आर्टिकल को जगह दी, दैट इज़ द आर्टिकल नंबर 32, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 32, जिसका नाम है संवैधानिक उपचार। ठीक है, संवैधानिक उपचार। ठीक है, और इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। ठीक है, तो यहाँ पर इसको जो ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स के तहत ही रखा है, क्योंकि ये एक फंडामेंटल राइट ही बन जाता है कि इन केस हमारे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है तो हम हमारे जो फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट कराने के लिए अंडर आर्टिकल 226, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन नंबर ऑफ टाइम्स मैंने आपको बताया है कि अंडर आर्टिकल 226 हम जो ना हाई कोर्ट जा सकते हैं, अंडर आर्टिकल 32 वी कैन अप्रोच टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट आवर राइट्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं। ठीक है, और ये भी एक फंडामेंटल राइट ही है। ठीक है, अगर फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहे हैं और ये जो अंडर आर्टिकल 226 और अंडर आर्टिकल 32 यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट मना कर देते हैं, तो ये भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। यानी जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ हैं वो भी फंडामेंटल राइट ही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज़ का बेहद अच्छे तरीके से ध्यान रखा गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माता हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो में बढ़ते हैं, क्या क्या लिखा है आपकी बुक में वो भी देखने वाले हैं आप। ठीक है, तो यहाँ पर हम हमारा लास्ट राइट जो है डिस्कस करने वाले हैं। दिस पर्टिकुलर राइट डील्स विद द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इसलिए राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इट इज नेम्ड आफ्टर दैट। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे राइट टू मूव द कोर्ट्स टू इशू डायरेक्शंस, ऑर्डर्स एंड रिट। ठीक है, किसके लिए? हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके एनफोर्समेंट के लिए, उनको जो है ना कहीं लागू करने के लिए। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हमारे पास इस आर्टिकल में मिलती हैं कि हम जो है ना आर्टिकल 226 के अंडर हाई कोर्ट जा सकते हैं, आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। नाउ ये जो आर्टिकल 32 है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को एक तरीके से मैंडेटरी बना देता है कि उसको जो है ना हमारे फंडामेंटल राइट्स का गारंटर बोला गया इन दिस पर्टिकुलर आर्टिकल। ठीक है, तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर डिनाई नहीं कर सकता
करा है जस्टिस के लिए, फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करने के लिए, ठीक है। बट अगर हम आर्टिकल 226 की बात करें, 226 की बात करें तो यहाँ पर जो हाई कोर्ट है वो डिनाई कर सकता है एक बार के लिए, बट यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट डिनाई from providing remedies against these fundamental against the वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी होगी, ठीक है। और यहाँ पर जो हाई कोर्ट है उनको भी पावर है कि वो रिट को जो है एनफोर्स कर सकें, रिट को लागू कर सकें, ठीक है। और तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे यहाँ पर जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में रखी गई है, वो आपको पता ही है कि मियरली राइटिंग डाउन द फंडामेंटल राइट्स इज़ नॉट इनफ, ठीक है। इसके लिए हमारे पास जब फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो तो उनको डिफेंड करने के लिए भी कुछ ना कुछ प्रोविज़न प्रावधान होना चाहिए। दैट इज़ वाई आर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स कहीं ना कहीं उन्होंने इस चीज़ का ध्यान रखा और उन्होंने जो है ना कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ का एक प्रोविज़न बनाया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और इसको भी फंडामेंटल राइट्स के तहत, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ इनके द्वारा बोली गई हैं, ठीक है। यहाँ पर अंबेडकर जी ये कहते हैं कि ये जो प्रावधान है ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये एक वेरी हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। जान मिलती है यहाँ से, कहीं ना कहीं जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो प्रोटेक्ट करे जाते हैं, मूल अधिकार हैं फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर जो भीमराव अंबेडकर जी हैं उनके द्वारा बोली गई हैं। और जब भी हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है वी कैन डायरेक्टली अप्रोच टू दी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। यानी सर्वोच्च न्यायालय के पास हम जा सकते हैं, उच्च न्यायालय के पास भी हम जा सकते हैं अंडर आर्टिकल 226, ठीक है। और सर्वोच्च न्यायालय के पास अंडर आर्टिकल 32, ठीक है। अब यहाँ पर कोर्ट जो है ना फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करने के लिए काफ़ी प्रकार की जो रेट्स हैं उनको इशू कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहली रेट आती है हमारी हैबीज कॉर्पस, ठीक है। ये हमारी सबसे महत्वपूर्ण रेट है, ठीक है। बेसिकली इसको बोलते हैं टू हैव द बॉडी ऑफ, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि देखिए, अगर मानकर चलिए, जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल के तहत समझाता हूँ, दो पर्सन हैं, एक है मतलब हिमेश और दूसरा है हमारा जो है हिमेश जो है ना, एक दूसरी है हिना, ठीक है। हिमेश जो है कहीं ना कहीं हिना को जो ना कहीं ना कहीं वो थ्रेट हो ना धमकी दे रहा है, तो हिना के फादर को ये पता चलता है, हिना के फादर को पता चला कि जो हिमेश है ना वो हिना को धमकी दे रहा है। तो हिना के फादर एक पुलिस ऑफिसर, उन्होंने जो है ना हिमेश को बिना किसी एफआईआर के, बिना किसी चार्ज के अरेस्ट कर लिया। तो यहाँ पर जो है ना हिमेश का जो भाई है रोहित, उसको ये पता चलता है कि हिमेश को जो है ना कहीं अरेस्ट कर लिया है। तो वो जो है ना पुलिस वाले के पास जाता है, पुलिस वाला डिनाई करने से, यानी हिना के फादर जो होते हैं वो डिनाई कर देते थे कि मैं तुम्हारे भाई को नहीं छोड़ूंगा। तो इस वजह से वो जो है ना जाकर जो कोर्ट होते हैं वहाँ पर जाता है और वहाँ पर जो है ना पेटिशन फाइल करता है। एक पेटिशन लगाने के बाद जो है ना कोर्ट एक ऑर्डर इशू करता है कि भाई साहब किस वजह से, किस तरीके से तुमने इसको जो हिमेश है उसको अरेस्ट करा, हिना के फादर ने अरेस्ट करा ना। तो हिना के फादर को बोलता है किस वजह से, क्या इसके जो चार्जेस हैं वो बताइए, ठीक है। तो वो चार्जेस कुछ भी ना होने के कारण जो है ना फिर यहाँ पर जो है ना कोर्ट क्या करता है, एक ऑर्डर इशू करता है कि हिना के फादर को इसे छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ना हबीस कॉर्पस इसी तरीके से काम करती है। हबीस कॉर्पस एक रिट है, और रिट हबीस कॉर्पस मीन्स दैट द कोर्ट ऑर्डर्स द अरेस्ट दैट द अरेस्टेड पर्सन शुड बी प्रेजेंटेड बिफोर इट, ठीक है। फिर वहाँ पर कोर्ट डिसाइड करेगा कि इसके चार्जेस क्या है क्या नहीं है, ठीक है। किस मैनर में तुमने इसको अरेस्ट करा, किस मैनर में नहीं करा। ऐसे ही हमारी आती है मांडामुस, ठीक है। मांडामुस में क्या होता है कि एक रिट इशू करी जाती है कोर्ट के द्वारा, और वो देखता है कि एक पर्टिकुलर जो पब्लिक ऑफिस होल्डर है वो अपनी जो ड्यूटी है वो सही तरीके से नहीं निभा रहा है। तो उसके अगेंस्ट ये जो है ना कहीं मांडामुस रिट जो है कहीं ना कहीं दर्ज करी जाती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को राइट उल्लंघन हो रहा है, इंडिविजुअल मान लीजिए या कोई एक ग्रुप मान लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर मान लीजिए एक पर्सन है मान लीजिए रेनू, ठीक है। रेनू मान लीजिए, शकुंतला मान लीजिए, या फिर कोई भी गीता, या फिर कोई भी नाम ले लीजिए, आप अपने आप को रख लीजिए, मैं रख लेता हूँ, मैं अपने आप को रख लेता हूँ। मैं जो है ना एक पर्टिकुलर कॉलोनी में रह रहा हूँ, और वहाँ पर जो है ना मतलब मेरा एक तो राइट बनता है कि मैं डिग्निफाई तरीके से रह सकूँ, ठीक, अपने अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी का जो है अच्छे तरीके से जी सकूँ, ठीक है। तो उसके लिए मुझे लाइट की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर जो है ना जो इलेक्ट्रिसिटी का जो ऑफिसर है, यानी जो कहीं ना कहीं ऑफिस में बैठा है, मैं वहाँ पर जाता हूँ और उसने मुझे जो है ना ज़बरदस्ती ये कह रहा है कि मैं तुम्हें जो है लाइट जो है नहीं दूंगा। इस रिगार्डिंग जो है ना मैंने क्या करा कि मैंने जाकर जो है ना कोर्ट में पेटिशन फाइल कर दी, और कोर्ट ने वहाँ पर
पर जो है ना गुहार लगाई। कोर्ट ने कहा कि भाई साहब तुम जो है ना इस पर्टिकुलर बंदे को यानी मुझे लाइट क्यों नहीं दे रहे हो, इसका भी हक बनता है लाइट देने का, तो यहाँ पर लाइट मुझे मिलनी चाहिए। ठीक है, ये मांडामुस हो गई। ठीक है, देखिए नाम याद रखिएगा, मांडामुस, हैबीज कॉर्पस। ठीक है, या हैबियस कॉर्पस बोल सकते हैं या फिर हबीज कॉर्पस बोल सकते हैं। यहाँ पर प्रोहिबिशन का मतलब होता है बंद। यहाँ पर कोर्ट के द्वारा ये कहा जाता है, अगर कोई भी एक पर्टिकुलर कोर्ट है वो अपनी जुरिडिक्शन से आगे फैसला दे देता है, यानी एक मानकर चलिए कि यहाँ पर जो है ना this writ issue again issued by the higher court when a lower court has considered a case beyond its jurisdiction। अपने जुरिडिक्शन से बाहर का केस है, उसने जो ना कहीं उस जुरिडिक्शन पर भी कहीं ना कहीं अपनी जो रूलिंग है वो दे दी है। तो यहाँ पर जो हायर कोर्ट है ना वो ये कहेगा कि भाई साहब ये तुम्हारा ना तो जुरिडिक्शन है और ना ही इस पर तुम जो है कहीं ना कहीं अपनी रूलिंग वगैरह अपने जो जजमेंट है दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, दो भाई हैं अरुण और तरुण। ठीक है, यानी मैं और मेरा भाई तरुण। ठीक है, कोई भी हो, ठीक है, अरुण तरुण राम श्याम मान लीजिए। अब राम श्याम जो है ना राम श्याम के बीच में एक जो है ना डील फाइनल हुई। ठीक है, उन्होंने क्या करा कि जो अरुण ने जो है ना अपने भाई को, या फिर राम ने जो है ना अपने भाई श्याम को जो है ना एक क्या करा, एक ज़मीन बेची 2 करोड़ रुपए की। ठीक है, और जो 2 करोड़ रुपए की जो ज़मीन बेची है ना अरुण ने या फिर राम ने श्याम को जो 2 करोड़ रुपए की ज़मीन बेची है, तो यहाँ पर श्याम को जो है ना श्याम ने पैसे नहीं दिए उस चीज़ के बिल्कुल भी। तो राम है उसने क्या करा कि राम ने जो है ना एक पैटिशन फाइल कर दी, कहाँ पर, पुणे कोर्ट में, पुणे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक पैटिशन फाइल करी। ठीक है, तो वहाँ पर जो लैंड है वो है औरंगाबाद में, और जो राम और श्याम है वो रहते हैं थाने में। ठीक है, सॉरी मुंबई में रहते हैं, और जो लैंड है औरंगाबाद में, और जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, जो लैंड से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट था वो थाने में साइन हुआ था। यानी सारी चीज़ें अलग अलग जगह पर साइन हुई हैं। तो यहाँ पर कोर्ट इशू करता है एक रूलिंग कि पुणे कोर्ट ने क्या करा कि पुणे कोर्ट ने इसके ऊपर रूलिंग सुना दी। यहाँ पर जो ना जो हायर कोर्ट है उसने इशू करी अपनी रूलिंग कि भाई साहब पुणे कोर्ट वालों तुम ये क्या कर रहे हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। यानी हाई कोर्ट जो महाराष्ट्र बॉम्बे हाई कोर्ट है उसने अपनी जो इसके प्रोहिबिशन के अंदर अपनी रूलिंग सुनाई। उसने कहा कि ऐसा आप नहीं कर सकते क्योंकि आपके अंडर नहीं है। ठीक है, यानी सारी चीज़ें इतर बितर हैं, यानी बिखरी हुई हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर ये रिट जारी हो सकती है। ठीक है, अगली रिट आती है क्वो वारंटो। ठीक है, क्वो वारंटो में क्या होता है कि अगर कोई भी एक पर्टिकुलर पर्सन बिना क्वालिफिकेशन, यानी मानकर चलिए कोई भी एक फॉरेनर है, यानी जो राहुल है ना वो फॉरेन से आता है, फॉरेन से आने के बाद जो है ना वो एक पर्टिकुलर ऑफिस को जो है ना उसमें बैठ जाता है जाकर कि मैं जो है ना एक आरटीओ ऑफिसर हूँ, या फिर मैं जो है ना एक यहाँ के डिस्ट्रिक्ट का जज हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना कोर्ट जो है ना ये देखता है कि भाई साहब तुम किस उससे आकर यहाँ पर बैठे हो, क्या तुमने कोई एग्ज़ाम दिया है या कुछ, या क्या तुम जो इंडिया के सिटीज़न है, क्योंकि जज बनने के लिए जो है ना आपको इंडिया का सिटीज़न होना ज़रूरी है, और राहुल जो है वो फॉरेनर है। ठीक है, तो यहाँ पर इस रिट को जारी करा जाएगा। इस रिट के तहत जो है ना सुप्रीम कोर्ट या फिर हायर कोर्ट जो भी है, ठीक है, वो इस रिट को जारी करने के बाद, यानी जो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करेंगे, उसके बाद राहुल से पूछा जाएगा कि किस बिहाफ पर तुम यहाँ पर बैठे हो, तुम तो एक फॉरेनर हो। तो यहाँ पर राहुल से ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी और वो अपना पदवी फिर छोड़ देगा। ठीक है, तो ये होती है क्वो वारंटो। ठीक है, अब यहाँ पर सरसरी एक रिट आती है। ये जो रिट है कोर्ट के द्वारा इशू करी जाती है लोअर कोर्ट को कि भाई साहब जो भी तुम्हारा मैटर है ना, किसी पर भी तुमने अगर रूलिंग दी, या तो उसको वापस लो या फिर उसे मुझे ट्रांसफर करो, क्योंकि ये तुम्हारे अंडर नहीं आता है। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी होगी। पूरी की पूरी जो रिट है इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट या फिर उच्च न्यायालय के द्वारा, यानी हाई कोर्ट के द्वारा जारी करी जाती हैं। अब हमारे जो राइट्स हैं ना वो काफ़ी सारे हैं। देखिए, हमारे राइट्स को प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। हमारी कंट्री में काफ़ी सारे जो तबका है वो माइनॉरिटी में भी रहता है। ठीक है, अब माइनॉरिटी में जैसे कि जो रिलीजियस माइनॉरिटी भी हो सकती हैं, और लिंग्विस्टिक लैंग्वेज भाषा के आधार पर भी हो सकती हैं और धर्म के आधार पर भी हो सकती हैं। ठीक है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए नेशनल माइनॉरिटी कमीशन भी है। ठीक है, और नेशनल कमीशन ऑन वुमेन भी है। ठीक है, और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की भी कमीशन है। ठीक है, और एक पर्टिकुलर कमीशन है दैट इज द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, जो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों का ध्यान रखती है कि किसी भी पर्टिकुलर मैन के जो है राइट का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। ठीक है, चाहे फिर वो इनमेट हो या फिर कोई भी हो, इनमेट यानी कैदी वगैरह। ठीक है, तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का जो है यहाँ पर बहुत बड़ा रोल हो जाता है।
मगर नेशनल जो ह्यूमन राइट कमीशन है ना, इसका भी रोल ज़्यादा बड़ा नहीं है यहाँ पर। अगर ये जा भी रही है, अगर जो पीपल हैं, जो इनमेट्स हैं, कैदी वगैरह, उनकी हालत वगैरह भी देखती है, तो इसके बाद जो है ना ये जो अपनी जो है ना रिकमेंडेशन ही दे सकती है, मगर इसकी जो रिकमेंडेशन है वो बाइंडिंग नहीं होती हैं। ये खाली रिकमेंड कर सकती है, एडवाइस कर सकती है कि भाई साहब ये सारी चीज़ें चल रही हैं, ये सारी चीज़ें किस प्रकार से चल रही हैं, आप थोड़ा सा जो है ना ध्यान रखिए इन सारी चीज़ों का भी। तो यहाँ पर इसके द्वारा जो है ना खाली रिकमेंडेशन दी जाती है, एडवाइजरी दी जाती है, मगर बाइंडिंग नहीं होती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ठीक है, एक तरीके से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें अब। तो यहाँ पर जो है ना ये जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, ये एक तरीके का पूरी बॉडी है। ठीक है, और यहाँ पर जो है कस्टोडियल डेथ और कस्टडी यानी जो जेल में डेथ हो जाती है ना, और जेल में रेप वगैरह होते हैं, और जो लोग गायब हो जाते हैं, और जो पुलिस के द्वारा एक्सेस यूज़ करा यानी एक तरीके से पुलिस के द्वारा ज़्यादा क्रूलिटी अपनाई जाती है। ठीक है, फिर या फिर यहाँ पर जो है ना पुलिस जो है एक्शन लेने में कहीं ना कहीं असमर्थ रहती है, या फिर वहाँ पर जो वुमेन की डिग्निटी है उसको भी कहीं ना कहीं ठेस पहुँचती है। तो उस रिगार्डिंग जो ह्यूमन राइट कमीशन है वो कहीं ना कहीं खाली अपनी एडवाइजरी प्रस्तुत कर सकती है, बट मानना ना मानना वो गवर्नमेंट के ऊपर है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को भी ये बता सकते हैं कि ये सारी चीज़ें इसके ऊपर आप फैसला ले सकते हैं, मगर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी ये बाइंडिंग नहीं है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर समझ में आनी चाहिए। ठीक है, चलिए, तो ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है आपका ऑलमोस्ट समाप्त हो चुका। बस एक टॉपिक बचा है, दैट इज़ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक है, अब आपकी जो पूरी जो वो कह सकते हैं हम कि जो पूरी चैप्टर के लिए जितना भी कंसर्न था वो समाप्त हो चुका है। ठीक है, तो अगली वीडियो में आपकी और मेरी फिर से मुलाकात होगी एक और नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। दैट इज़ दी जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, यानी हमारी जो मूल जो कर्तव्य हैं, मौलिक कर्तव्य जिनको हम बोलते हैं। ठीक है, वो हमारे, और जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो भी हम देखने वाले हैं, काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे उनके बारे में भी। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा, मगर अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है ना, देन यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी। ठीक है, आप मुझसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपनी जो क्वेरीज वगैरह हैं वो पूछ सकते हैं। ठीक है, किसी भी रिगार्डिंग आपकी क्वेरी है, आपकी कोई भी परेशानी है, टेंशन है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, ठीक है, कि सर मेरे से पेपर नहीं लिखा जा रहा, मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, ये वो वगैरह जो भी आपकी क्वेरी है आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू प्रोवाइड यू विद अ सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी बस एक ही चीज़ बनती है कि आप मुझसे पूछें। ठीक है, चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद।